नमस्कार। नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स इंडिया के 11वें ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के लिए यह कार्यक्रम नाबी की ओर से सीरीज 2 में हम हर महीने के तीसरे रविवार को लेकर आते हैं। आज का विषय है फायर डिजास्टर्स, यानी आगलगी से होने वाली आपदाओं के बारे में जागरूकता एवं बचाव के तरीके। यह अति महत्वपूर्ण विषय है और इन आपदाओं से संबंधित जानकारी के अभाव में बहुत सी जानें चली जाती हैं। अतः आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारी आप हासिल करेंगे वह अपने जान पहचान वालों के साथ अवश्य ही शेयर करें। आज के कार्यक्रम का संचालन मैं यानी डॉक्टर वीना सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी एट एम्स पटना करूंगी और इस संचालन में मेरे सहभागी होंगे नाबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव उपल सर, जो लुधियाना के मोहनदाई ओसवाल हॉस्पिटल में सीईओ के रूप में कार्यरत हैं और देश के मशहूर बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जन भी हैं। कार्यक्रम के अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मुजफ्फर अहमद सर, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पूर्व सदस्य हैं और जम्मू एंड कश्मीर के हेल्थ सर्विसेज के पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके हैं। डॉक्टर मुजफ्फर सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे अतिथि हैं कर्नल धर्मेंद्र ठाकुर सर, जो इंडियन आर्मी के कमांडो यूनिट के पूर्व में कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट में अभी कंसल्टेंट के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं नाबी के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव उपल सर से आग्रह करूंगी कि वे हमारे दर्शकों को आज के विषय में बताएं एवं कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर संजीव उपल सर, प्लीज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स एक राष्ट्रीय संस्था है जो कि बर्न्स के ट्रीटमेंट के जो पहलू हैं उसको मॉडर्नाइज करने में लगी रहती है। इसमें सभी प्लास्टिक सर्जन्स, जनरल सर्जन जो बर्न्स देखते हैं और को मेंबर्स की तरह टेक्नीशियंस, नर्सेज भी हमारे में शामिल है। और ये एसोसिएशन नॉर्मल तरीके से अपना कार्य करती है, अपनी कॉन्फ्रेंसेस सीएम प्रोफेशनल्स के लिए करती है, और कोविड की वजह से ये हमने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। और हमने ये किया कि हर महीने में पहले हम 2 बार और आजकल 1 बार पब्लिक ओरिएंटेड सेमिनार करते हैं, जो कि आम जनता को, आम सिटीजन्स को ये रहे कि हमें आग से कैसे बचना है, आग लगने से क्या होता है और आग लगने से जो तकलीफ या उसका क्या इलाज किया जाए और लेटर ऑन जो रिहेबिलिटेशन है वो कैसे किया जाए। इस बारे में हम पब्लिक सेमिनार्स भी करते हैं और डिफरेंट एक्सपर्ट्स हमारे साथ सारी दुनिया से जुड़ते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा फायर डिजास्टर्स। सो डिजास्टर जिसको बोलते हैं कि आपदा आ जाती है, किसी भी समय कुछ भी हो जाता है, और हमें कई डिजास्टर्स का पहले से थोड़ा बहुत अंदेशा होता है। सैटेलाइट्स के जरिए हमारे तक इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन कई बार हमारे तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती। जैसा कि फायर डिजास्टर है, ये किस्मती होते हैं और अननोइंगली किसी भी टाइम पे किसी वजह से हो जाते हैं, और वो वजह जो है वो कई बार वजह ऐसी होती है जिसको पहले कंट्रोल किया जा सकता था और ह्यूमन एरर की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए फायर डिजास्टर होते हैं। बहुत सारे ऐसे फायर डिजास्टर इंडिया में हुए हैं, उपहार ट्रेजेडी, और जैसे गैस लीक हो गई, या किसी भी होटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। जैसे हरियाणा में बहुत बड़ा एक स्कूल के दौरान डब वाली डिजास्टर हुआ था। हमारे लुधियाना सिटी में 2-3 बार पूरा मोहल्ला ही गैस लीक होने से पूरे मोहल्ले में भी आग लगी। इस तरह के डिजास्टर्स बहुत होते हैं। शॉर्ट सर्किट, इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत तरह के डिजास्टर। आज हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे कि ये डिजास्टर क्या होते हैं। पहले हम समझेंगे कि डिजास्टर होता क्या है, क्या ये नेचुरल होता है हमेशा या मैन मेड होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते थे, इस डिजास्टर को क्या हम रोक सकते थे। कोई हमारी कोशिश होती, कोई बिल्डिंग में कुछ ऐसा प्लान होता, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते या आम सिटीजन्स के, या हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज या एनजीओज इस तरह के लगे कि रोका जा। उसके बाद हमें ये सीखना है कि इस तरह अगर फायर लग जाती है किसी बिल्डिंग में,
किसी जगह पे बहुत बड़ी किसी रेलवे स्टेशन पे या कहाँ, तो उसमें से हमें सेफली एस्केप कैसे करना है। पहले तो अपनी जान बचानी है और फिर जो बाकी लोग फंसे हुए हैं उनकी जान बचानी है। और उसके बाद अगर हमें फर्स्ट एड, कोई छोटे मोटे बर्न्स हैं जिनको हम ऑन साइट ही ट्रीट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फर्स्ट एड दे सकते हैं ताकि मरीज को सेफ्टी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके या कुछ मरीजों को उस जगह से ही घर भेजा जा सके। इन पहलुओं पे आज हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर मुजफ्फर अहमद और कर्नल धर्मेंद्र ठाकुर। ये दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स हैं डिजास्टर के बारे में। दोनों ही अपने अपने लेवल पे, जैसे डॉक्टर वीना सिंह ने भी दूसरी बार डिजास्टर मैनेज करते रहे हैं। तो मैं शुरू करना चाहूँगा डॉक्टर मुजफ्फर अहमद से कि पहले वो हमें थोड़ा बताएंगे कि डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर को क्या कैसे डिफाइन करते हैं और उसमें क्या क्या पहलू हम होता है, कैसे लोग बच पाते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद हम कर्नल धर्मेंद्र ठाकुर से, उनका वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इंडियन आर्मी में भी और उसके बाद भी वो डिजास्टर मैनेजमेंट करते रहे हैं, वो एक डिस्कशन रहेगी। और आपसे अनुरोध है आप फेसबुक में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं और डॉक्टर वीना सिंह उन क्वेश्चन को मॉडरेट करते रहेंगे। डॉक्टर अहमद प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं डॉक्टर उपल साहब का और डॉक्टर वीना का शुक्रिया अदा करता हूँ। एम ए ऑडिबल सर? यस सर, प्लीज कहिए। एम ए ऑडिबल? यस Yes, यस सर, sir. ऑडिबल। सबसे पहले मैं जी डॉक्टर वीना, आई हैव सेंड यू आल्सो माय प्रेजेंटेशंस। Yes, sir. डॉक्टर उपल साहब का पार्डन, यू गॉट माय पीपीटीज? Yes, sir. I have got मैं it. उनका आप बता दीजिएगा करता कब हूँ शेयर कि करना उन्होंने है। मुझे उन्होंने मुझे आज के लिए मौका दिया। ये मेरी बहुत ही खुशी है कि मैं आपके साथ बात करूं जो एक अहम मुद्दा है डिजास्टर्स का, और खुसूसन जो हमारे कई लोगों की मृत्यु हो जाती है आग की वजह से, जिसको कि पहले भी आपने सुना होगा, फायर रिलेटेड डेथ्स। और डॉक्टर उपल साहब ने पहले ही बता दिया कि फायर के जो डिजास्टर्स की वजह से जो फायर्स होते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, और जो हमारे क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें फायर को हम कैसे बचा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, कैन यू डॉक्टर वीना, आप खोल सकते हैं पीपीटी? Yes, sir. कैन यू ओपन द फर्स्ट वन? Sir, जी slide visible है? बिल्कुल। हाँ, स्लाइड इज विजिबल। या यू कैन गो इन द पूरा। हाँ, देखिए, यू कैन कीप ऑन, बिकॉज़ द नंबर ऑफ स्लाइड्स इज मोर, यू कैन जल्दी आप कर सकते हैं इसको। देखिए, जहाँ तक हमारी जो डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर्स है उसमें मैं ज्यादा ये नहीं कहूँगा, उसमें यही कहूँगा कि जो भी डिजास्टर या आपदा डिसरप्शन करता है कम्युनिटी में और सोसाइटी में, और जिससे कि हमारे लोगों की, मकानों की और इकोनॉमिक और हमारे जो आबोहवा है उसमें लॉसेस हो जाते हैं, उसको हम डिजास्टर्स मानते हैं। नेक्स्ट। और उसके साथ ही जो डिजास्टर्स हैं, नेक्स्ट डॉक्टर वीना, डिजास्टर्स सडन, जो कहते हैं कि सडन या जो बगैर किसी वार्निंग के आ जाते हैं, जैसे कि हमारे भूकंप, अर्थक्वेक है, सुनामी है, फायर है, साइक्लोन है, या ग्रेजुअल जो आस्ते आस्ते डिजास्टर्स होते हैं जिनको कि काफी टाइम लगता है, जैसे हमारे यहाँ सैलाब, फ्लड्स आ जाते हैं, एपिडेमिक है, या दूसरे, और हमारे जो ड्रॉट या जिसको कि सूखा है वो भी एक डिजास्टर है। नेक्स्ट। जहां तक हम अपने देश की वल्नरेबिलिटी, जहां तक हमारा देश है, हमारे देश में 50% से ज्यादा जो हमारा एरिया है उसमें अर्थक्वेक होता है, हमारे सूखा भी पड़ता है, हमारे बहुत सारा जो तकरीबन 40 मिलियन हेक्टेयर जो है उसमें फ्लड और
रिवर इरोजन होते हैं, और काफी हमारी जो समंदर के किनारे जिसको कोस्टलाइन कहते हैं उसमें जो सुनामी का खतरा रहता है। नेक्स्ट, और मैं ये बताऊं कि हमारे मुल्क में हार्डली कोई ऐसी स्टेट होगी जिसमें कि एक या दूसरी कोई आपदा न हो, हर साल ही आपदा होती है। और जहां तक नेचुरल डिजास्टर्स की बात हम करें, अर्थक्वेक से बहुत सारे मृत्यु हुए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। आपने 2005 में, नेक्स्ट 2005 में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज डॉक्टर वीना, या 2000, नेक्स्ट प्लीज, यू कैन कीप ऑन रनिंग, हाँ चलते जाइए, चल नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सिक्किम में हुआ, कश्मीर में अर्थक्वेक हुआ, और उसके साथ जो दूसरी हमारी आपदा है, आप चलते जाइए मैं बताते रहूंगा, आप यू कैन कीप ऑन। जैसे हमारे सैलाब या फ्लड्स हैं, हर साल ही होते हैं, और हमारे मुल्क में हमने उत्तराखंड के फ्लड देखे हैं, केदारनाथ, ऋषिकेश, और हमने चेन्नई के फ्लड्स देखे हैं जिसमें कि काफी डिस्ट्रक्शन हुआ, और इवन जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो भी उसमें उसके शिकार हुए। केरला में हुआ, कई रियासतों में जो ये खुसूसन असम में, और लोगों ने सीखा है कि कैसे हम जो तालाब के वक्त हम कैसे काम करें। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। और जहां तक ड्रॉट का ताल्लुक है, नेक्स्ट, जहां तक नेक्स्ट आप चलिए, नेक्स्ट, जहां तक ड्रॉट का ताल्लुक है, तकरीबन हमारे मुल्क में बहुत ही स्टेट्स ऐसी हैं, खुसूसन महाराष्ट्र और दूसरे जहां जहां के होता है। इसके साथ ही हमारे मुल्क में साइक्लोन का एक बहुत ही हर साल ही तकरीबन साइक्लोन हो जाता है, और हमारे जो ये जोन्स हैं, जो जितने भी साइक्लोन जोन्स हैं, चाहे आंध्रा हो, उड़ीसा हो, और उसके साथ जो हमारे हिमालयन रीजन्स हैं, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, उसमें एवलांचेस का, बर्फ का खतरा रहता है। हमारे जो एक और आपदा है जिसको कि हम लैंडस्लाइड कहते हैं, लैंडस्लाइड्स का भी बहुत ही हमें खतरा रहता है। जो सुनामी के हैं, जो सुनामी का जो हमारा कोस्टल एरिया है, चाहे आंध्र प्रदेश हो, पांडिचेरी हो, तमिलनाडु हो या केरला हो, उसमें हमेशा खतरा रहता है, क्योंकि हमारे जो ये एरियाज हैं, हमने 2004 में सुनामी देखी जिससे कि काफी डिस्ट्रक्शन हुई, और उसके साथ ही क्योंकि हमारे मुल्क में जो वार्निंग का सिस्टम है उसमें काफी बेहतरी आई, और अब हमारे पास अर्ली वार्निंग के लिए अच्छी सुविधा है, जिससे कि हमें साइक्लोन और सुनामी के टाइम पर पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। हमने साइक्लोन फाइलिंग जो 2013 या उसके बाद जितने भी साइक्लोन्स हुए, उसमें काफी हद तक कई लोगों को बचाया गया, और मकानों के डैमेज हो गए, लेकिन इसके साथ ही हमने ये कोशिश की, जो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो कि समंदर के किनारे रहते हैं, उनको जो है कि अच्छी जगहों, जो मेजर मैन मेड डिजास्टर्स हैं, उनमें केमिकल है, बायोलॉजिकल है, रेडियोलॉजिकल है, ट्रांसपोर्ट, और उसके साथ ही आग का जो है, जो फायर्स और सिविल डिस्ट्रक्शन, वो भी बहुत अहम। और मैं ये बताऊं कि हमने देखा है कि हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से अब हमारे कंट्री में एक्सट्रीम जो सर्दी और एक्सट्रीम गर्मी के, जिसको कि हीट वेव या कोल्ड वेव कहते हैं, वो एक अहम मुद्दा है, जिसमें काफी लोग पहले मरते थे, लेकिन कई सालों से जबकि अब हीट एक्शन प्लान बना गया है, उससे लोग काफी बच जाते हैं। हमारी एक और आपदा है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एयर ट्रैफिक एक्सीडेंट। हमारे मुल्क में रेलवे का बहुत बड़ा निजाम और जाल बचा है, जिससे कि कई रियासतों में रेल के भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो पैंडेमिक चल रहा है, जिसको कि बायोलॉजिकल डिजास्टर कहते हैं, चाहे बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, या अभी जो कोविड का इस वक्त जो हम देख रहे हैं, ये इसका भी हमें वल्नरेबिलिटी है। और
सबसे जो अहम मुद्दा है जो एक कि हमारे मुल्क में बहुत सारे हमारे मुल्क में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो पावर में है, पेट्रोलियम गैस के हैं या मेटल्स के साथ करते हैं, सीमेंट है, कोल है, नेक्स्ट, और बहुत सारे हमारे एक फैला है इंडस्ट्रीज का हमारे देश में। आपने सुना होगा 1984 में 84 में भोपाल में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, काफी लोग मरे। और ये जो इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये किसी न किसी तरीके से प्रोसेस फेलियर से हो जाते हैं, या जो मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जबकि माल इंडस्ट्री से निकल के, चाहे वो बाय रोड जाए, रेल से जाए या समुद्री जहाज में जाता है, उसमें भी, या अगर पाइपलाइंस के जरिए चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हों, गैस हों, उसका भी खतरा रहता है। जो मेजर थ्रेट्स रहते हैं हमारे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में, इसमें एक्सप्लोजन, पॉइजनिंग वो तो है, लेकिन सबसे जो ज्यादा अहम है वो आग का रहता है। और ये जो डिजास्टर्स हैं, ये चाहे इलेक्ट्रिक फेलियर से हो, और है जो किसी वक्त लोग ध्यान नहीं देते हैं, केयरलेसनेस की वजह से भी होता है। और उसके साथ हमने कई, हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जयपुर ऑयल डिपो फायर। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट जयपुर, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने वक्त पे लोगों को निकाला, वरना कई लोगों की मृत्यु होती है, और उसमें 15 दिन लगे आग को बुझाने में। और इसके साथ ही हमने, नेक्स्ट प्लीज, जो हमारे दिवाली के मौके पे शिवकाशी चेन्नई में क्रैकर्स बनाते हैं, उसमें आग लगी, कई लोग जल गए, और जो कि तकरीबन हर साल ही, अब क्योंकि 2-3 साल से अब वो कम हो गए, लेकिन हर साल लोगों की मृत्यु होती थी। इसके साथ ही हमारे चूंकि पाइपलाइन का काफी जाल बिछा है, जिसमें कि गैस आती है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वजह से, उसमें भी हमारे मृत्यु हो जाती है। हमारे जो ये ऑयल टैंकर्स जो एक जगह से दूसरी जगह हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल लेते हैं, उन एक्सीडेंट्स की वजह से कई लोग आग की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो क्रूड ऑयल आता है बाकी देशों से समुद्री जहाजों में, और कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिनसे कि हमारे एक तो नुकसान हुआ, उसके अलावा जो समंदर का जो एटमॉस्फेयर था, चाहे वो मछलियों का था या उसमें काफी नुकसान हुआ। उसके साथ हमारे चूंकि रेलवे का बहुत ही बड़ा निजाम है, हमने पीछे राजधानी रेल एक्सीडेंट देखे हैं, प्लेन क्रैश देखे हैं, और इसके अलावा जो हमने कलकत्ता में एक मार्केट में बहुत बड़ी आग लगी थी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट डॉक्टर वीना, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, या कीप ऑन गोइंग, नेक्स्ट कलकत्ता में, अहमदाबाद में, नेक्स्ट प्लीज, कीप ऑन गोइंग। और इसके साथ ही जो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई कई रियासतों में, चाहे वो हैदराबाद हो, बॉम्बे में हो, इसकी वजह से आग लगी और कई लोगों को उसमें या तो इंजरीज हो गई और मृत्यु भी हो गई। हमारे जो देश में जो अर्बनाइजेशन जो कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोग देहाती इलाकों से, रूरल एरिया से अब शहर की तरफ आ जाते हैं, जिससे कि हमारे शहर में काफी रिस्क बढ़ जाता है। न सिर्फ अर्बन फ्लडिंग का ही नहीं, आग का भी, केमिकल और बायोलॉजी का और एपिडेमिक्स का भी एक खतरा या वल्नरेबिलिटी जिसको कहते हैं ज्यादा रहता है। जो मैं बात करूंगा कि जो हमारे देश में मेजर फायर डिजास्टर्स हुए, आपने सुना होगा कुछ साल पहले, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, मुंबई के सचिवालय में जो सेक्रेटेरिएट में
दिन दहाड़े दिन में आग लगी, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई, काफी नुकसान हुआ। इसके साथ ही कई चाहे वो उपहार सिनेमा हो, जो कुछ साल पहले दिल्ली में उपहार सिनेमा में काफी लोगों की वो फिल्म बॉर्डर देखने गए थे, उसमें उनकी मृत्यु हुई। और इसके साथ ही मैं बात करूं जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं स्कूलों के, और स्कूलों के जो इम्पोर्टेंट है, एक कुंभकर्ण कुंभकोणम जो कि चेन्नई में है, उसमें कुछ साल पहले आग लगी और कई बच्चों की मृत्यु हुई, तकरीबन 100 बच्चे उसमें मृत्यु उनकी हो गई। ऑल्दो जो स्कूल के मालिक थे उनको लाइफ टर्म इम्प्रिजन मिली, लेकिन उसके साथ ही हम छोटे बच्चों की मृत्यु हुई, जो कि एक लेसन था। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारे जो गुजरात में एक ट्यूशन जहां करते थे प्राइवेट ट्यूशन, उसमें आग लगी और कई बच्चे उसमें जख्मी हो गए और जल गए। इसके अलावा जो बसें स्कूल के बच्चों को घर से ले जाती हैं, उनमें भी आग की वारदातें हुई हैं और जिसमें कि कुछ जानी नुकसान हुआ है। इसमें हमें फायर सेफ्टी की बड़ी जरूरत है। फायर के जो कहते हैं कि फायर सेफ्टी टिप्स बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए वो जरूरी है। अगर वो स्कूल में वो फायर सेफ्टी टिप्स का अमल करें, उससे अगर आग लग भी जाती है लेकिन उससे बच सकते हैं। और उसमें उनको पता होना चाहिए कि हमें कैसे निकलना है, स्कूल में के सेफ एरिया कौन से हैं, और जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स अब स्कूल्स में हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें, और जो बच्चे जिस्मानी तौर पे ठीक नहीं हों, जिनको वल्नरेबल कहें, उनको कैसे मदद की जाए। उसके लिए नेक्स्ट फायर ड्रिल्स की ज्यादा जरूरत है। और एक हमने एनडीएमए की तरफ से नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम भी बनाया है, जिसमें एक मैंडेटरी किया कि हर स्कूल में फायर ड्रिल्स करनी चाहिए, बनानी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे हैं, बसेस में लोग जाते हैं, उनमें भी कई आग की वारदात हुई और कई पैसेंजर्स उसमें जल गए, चाहे वो आंध्रा हो या इवन गर्मियों के टाइम में जो अपने पैसेंजर कार्स में भी लोगों की मृत्यु हो गई है। हमने देखा है कि हमारे जो क्रिटिकल हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो एमरी हॉस्पिटल कलकत्ता हो, जिसमें कि 100 लोगों की मृत्यु हो गई, और ये एक वर्स्ट में फायर डिजास्टर था जिसकी जो कि लापरवाही की वजह से हो गया, और जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, एक 4 नर्सों की मृत्यु हुई और डॉक्टर्स की भी मृत्यु हो गई। और इसके साथ ही जो हमारे बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में आग लगी, ट्रॉमा सेंटर जो दिल्ली का है उसमें आग लगी, और वक्तन जो अब एक फायर ड्रिल्स होती है उसकी अलर्टनेस की वजह से लोग आग से बच सकते हैं। और एक और चीज मैं बताऊं कि लाइटनिंग जो है, खुसूसन बिहार के एरिया में लाइटनिंग से भी काफी लोग मर जाते हैं और उससे भी हमारे खतरा रहता है। और इसके अलावा हमारे जो एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि वो हम कैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जो हमारे लोग मरते हैं, हर मिनट एक एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे और हर 4 मिनट में एक मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2005 में आ गया, उसमें डेफिनेशन दी गई, उसमें एक विजन है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कि कैसे हम लोगों को प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे कैपेसिटी उनकी बढ़ानी है ताकि उन डिजास्टर से वो बचे। हमारे अब सरकार की एक पॉलिसी है कि हमें अपने मुल्क को अच्छे तरीके से डिजास्टर से बचाना है, और उसके लिए हमारे मुल्क में एक फ्रेमवर्क है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर खुद हेड करते हैं, और नी
नीचे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी लेवल तक ये है। डिस्ट्रिक्ट्स में ये डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स करते हैं। हमारे मुल्क में एक एनडीआरएफ जो फोर्स है, स्पेशलाइज्ड फोर्स है, जिनको कि ट्रेन किया गया है कि कैसे जो मुख्तलिफ आपदाएं हैं उसमें उनको कैसे लोगों को बचाना है। ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिर्फ ये डिजास्टर्स के लिए काम करते हैं। क्योंकि डिजास्टर होते हैं उसमें देखा गया है कि एक तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इकोनॉमिक लॉसेस हो जाते हैं, लेकिन जो फिजिकल ट्रॉमा होता है उसमें बर्न और इंजरीज का खुसूसन एक देखा गया है कि बर्न्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखिए, मैं ये भी बताऊं कि वर्चुअली किसी डिजास्टर को प्रिवेंट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर डिजास्टर होता है उसको हम कैसे अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें वो हमें देखना है। इसके लिए सरकार ने जो कि वल्नरेबल एरियाज हैं, जो हम मेजर एक्सीडेंट हैजर्ड यूनिट्स कहते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट्स में बर्न सेंटर्स का बनाने का भी रखा है। और एक ट्रेनिंग की जरूरत है कि जब भी इमरजेंसी हो, अगर आग लग जाती है लोगों की, उसमें जरूरत पड़े फर्स्ट एड की और कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की, उसके लिए हमें लोगों को ट्रेन करना है। बाहर के मुल्कों में एक एसेंशियल एक किट बनाया जाता है कि भैया जितने भी वल्नरेबल एरिया है उनमें फर्स्ट एड किट हो, टॉर्च हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो, और जो बाकी एसेंशियल सामान है वो जरूरी हो। उसके साथ ही हमारे जो एरियाज है उसमें जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज है उनकी ट्रेनिंग हो, और उनको फायर सेफ्टी के लिए अपने उनको ट्रेन करना है। जो भी हमारी कम्युनिटी है, चाहे कि भैया जब भी आग लगे आपको दरवाजे बंद करने, हेल्प के लिए कैसे बुलाना है, आपको रेस्क्यू अलार्म, वेरी एक्सीलेंट और फायर एक्सटिंग्विशर्स को आपको कैसे यूज करना है। डॉक्टर अहमद, मैं चाहूंगा कि और थोड़ा इससे सबसे ज्यादा जो डॉक्टर अहमद बहुत अच्छा और सबसे सर, थोड़ा हम चाहेंगे अब आई एम जस्ट फिनिशिंग इट। जो आपने मेंशन किया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और हमारी कम्युनिटी में इस तरह का एक बहुत बड़ा अभियान चलना चाहिए। तो मैं कर्नल धर्मेंद्र ठाकुर, जो कि पहले आर्मी में, मैं उसमें एक मेरी एक आई विल लाइक टू से दैट फायर ड्रिल्स होनी चाहिए। फायर ड्रिल्स बड़े जरूरी है कम्युनिटी लेवल पे, कि जिससे कि हमें लोगों का एटीट्यूड। अब डॉक्टर विनय जस्ट हैव द लास्ट स्लाइड चेंज करिए। हमें लोगों का जो कम्युनिटी का एटीट्यूड बदलना है। अगर हमने एटीट्यूड बदल दिया लोग को सेफ्टी से, वो लोग बच जाएंगे। डॉक्टर धर्मेंद्र ठाकुर, कर्नल धर्मेंद्र ठाकुर, इस बारे में सर काफी उन्होंने काम किया है ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कमांडो फोर्स इन, ही हैज बीन ट्रेनिंग सच थिंग्स। तो मैं अब उनको लाना चाहूंगा, और मैं कर्नल धर्मेंद्र ठाकुर, मैं जो डॉक्टर अहमद ने बहुत ही डिटेल में हमें और बहुत ही अच्छी तरह हर एक पॉइंट उन्होंने बड़ी बारीकी से टच किया, और हम अप्रिशिएट करते हैं डॉक्टर अहमद का जो इतना सारा उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन में समझाया, बताया। तो कर्नल ठाकुर, आपका इस बारे में क्या कहना है? कैसे ये कम्युनिटी में अवेयरनेस आए और कैसे कम्युनिटी अपने आप को खुद को ट्रेन करे ताकि फायर डिजास्टर से बचा जा सके? कर्नल ठाकुर। कर्नल ठाकुर, आज सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद चाहूंगा जो आप इस में है। बहुत याद है कि नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स है, मेरे को इसमें बोलने का है, और संजीव गुप्तल का मैं खास करके मेरे को इसमें बोलने का कर्नल ठाकुर, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऑडियो आपका डिस्टर्ब हो गया। इसलिए हो रहा है जो
सबसे बड़ा फायर का जो खतरा है हम बेसिक चीजें करने का मतलब ये है, बेसिक तो हम जो हैं गलती करने का मतलब है, जो छोटी छोटी चीजें का हमने केयर करना चाहिए वो हम केयर नहीं करते, राइट। जैसे कि हमारी जो वायर्स होती है, लूज वायर्स हमने बहुत ज्यादा छोड़ रखा है। जब लूज वायर्स होंगे तो एक्सीडेंट होने के चांस। सर आप दो फोन से कनेक्टेड लग रहे हैं, एक को बंद करना पड़ेगा आपको सर। लग रहा है या अभी आवाज आ रही है? हाँ जी क्लियर है सर। राइट। मैं ये बोल रहा था, जो फायर सेफ्टी का जो हमारे पास जो सिस्टम है, वो सिस्टम एग्जिस्टिंग तो बहुत अच्छा है, बट उसको फॉलो नहीं किया जाता। फॉलो करने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हम लोग आज के दिन में इसको हेलो, यस सर बोलिए, ऑडिबल है। ऑडिबल है ना? तो जो हमारे सिस्टम चाहिए उस सिस्टम को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, और फॉलो कराने के लिए जो हमारे पास ट्रेनिंग की कमी है, ट्रेनिंग हमारे किसी भी लेवल पे ट्रेनिंग हो ही नहीं रही है। और ट्रेनिंग जब होती भी है तो वो ट्रेनिंग कारगर नहीं हो रहा है। कारगर नहीं होने का मतलब ये है, जो हमने जो ट्रेनिंग होना है वो ग्राउंड लेवल पे लास्ट पर्सन जो है उसको पता होना चाहिए। उस लेवल पे हम लोग काम कर ही नहीं पा रहे। और होता क्या है, जो ऊपर से लोग काम कर लेते हैं, और जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए वो काम करने के लिए इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है। और नतीजा ये होता है, जो शुरुआती दौर में हम उस डिजास्टर होने से रोक नहीं पा रहे। चीज की बात है, जो ट्रेनिंग हमारे को रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसा कि नेशनल बिल्डिंग कोड में लिखा हुआ है, हर एक जगह जहां कहीं भी 3 से ज्यादा आदमी है, वहां फायर डिजास्टर को रोकने के लिए, इमीडिएट एक्शन के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। बट ऑन ग्राउंड जो चीजें होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं होती है। अगर होती भी है तो उसकी मेंटेनेंस नहीं ठीक से होती है, या वो ठीक से इस्तेमाल करने का लोगों को पता नहीं है। उनकी ट्रेनिंग नहीं होने के कारण से लोग इस पे तवज्जो अच्छी तरह से नहीं देते हैं। लोग सोचते हैं, जनरली आमतौर पे ये बिलीफ है, जो केवल सिक्योरिटी वालों का काम है जो वो आग बुझाएंगे। बट आग बुझाने के लिए सबसे पहले जरूरत उस आदमी की है जो सबसे पहले आग देखेगा। आग अगर शुरुआती दौर में अगर आग बुझ जाती है तो कभी भी आग एक डिजास्टर का रूप लेता ही नहीं। डिजास्टर का रूप आग तभी ले पाता है जब शुरुआती दौर में फर्स्ट एड के तौर की तरह आग को बुझाया ना जा सके। और वो फर्स्ट एड की तरह आग को बुझाया कब जा सकता है, जब आप उस आग की एक ट्रायंगल होती है, जिस ट्रायंगल के कारण से ही आग लग सकती है। अगर वो ट्रायंगल में से एक भी एंगल को आपने अलग कर दिया तो आग बुझ जाती है। वो ट्रायंगल इस प्रकार है, जो एक तरफ तो कोई ज्वलनशील पदार्थ होगा, दूसरी तरफ कोई चिंगारी की वस्तु होगी, और तीसरी तरफ हवा होगा। आप ज्वलनशील पदार्थ को रोक नहीं सकते हैं, आप हवा को रोक नहीं सकते हैं, तो हमें चिंगारी रोकना है। चिंगारी रोकने का बेसिक आइडिया क्या है, जो आपने किसी भी तरह से चिंगारी नहीं होने देना है। आज से 15-20 साल पहले कभी भी गाड़ियों में आग नहीं लगती थी। आज के दिन में प्राइवेट ओन व्हीकल्स जो उनमें भी हाईवे पे आग लगना काफी कॉमन हो गया है। हर एक महीने में 2 महीने में एक बार आग लग जाती है। क्यों लगती है?
बड़ा सिंपल प्रोसेस है जो उस गाड़ियों में आज के दिन में हम लोगों ने परफ्यूम बढ़ा दिया है। परफ्यूम जो है वो अल्कोहल और एलपीजी के कॉम्बिनेशन से बनता है। उसमें मेन कंटेंट्स जो एलपीजी और ये अल्कोहल होता है। और वो जो है कार में बॉडी यूज में, कार परफ्यूम भी, दोनों को बंद करके एसी में उसकी वो जो है कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। और कार में क्योंकि स्पार्क स्टार्ट और बंद करने में होता ही है, तो वो होता है। और हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है, जो ऑटो लॉकिंग सिस्टम में जब गाड़ी में आग लग जाती है तो ऑटो लॉक फिर खुलता ही नहीं, जिसके कारण से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और जनरली आप देखते हैं, सुनते हैं हम लोग, जो आग जब लगी तो पूरी की पूरी घर जल गई, पूरी की पूरी कार जल गई। दूसरा बड़ा कॉमन आग लगने का आज के दिन में जो जगह है वो एसी है। एसी की जो मेंटेनेंस होती है, एसी की कंडेंसेशन वाली वाटर निकलने के लिए एक पीछे से ट्यूब लगा हुआ है, जिस ट्यूब की सफाई बेयर मिनिमम बहुत सी जगह पे कभी नहीं होती है, जिसके कारण से हो सकता है जो कोई ड्रॉपलेट अगर एसी के अंदर गिर जाती है तो उसके कारण से भी आग, उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और शॉर्ट सर्किट होने के बाद उसमें आग लग सकती है। अगर ऐसी आग लग गई तो जनरली जो घरों में या ऑफिस में और कहीं भी जो एसी होती है, खास करके आज के दिन पे विंडो एसी होती है, वो ऐसी जगह पे होती है जहां कंबस्टेबल मटेरियल काफी होता है, जैसे कि कर्टन्स हुआ, कर्टन्स के आगे टेबल कुर्सी हो गया, तो कंबस्टेबल मटेरियल बहुत ज्यादा होती है और फायर लोड बहुत ज्यादा होने के कारण से तुरंत आग फैल जाती है। तीसरी कॉमन चीज है जो आज के दिन में जिससे गैस आग लगती है, वो गैस है। इंडियन नेशनल बिल्डिंग कोड में लिखा हुआ है, जो जहां भी गैस आप जलाते हो, किचन में फ्रिज की रखने की जगह नहीं होती है। एक्चुअली में जो फ्रिज है वो किचन में नहीं होना चाहिए। किचन की जगह जो डाइनिंग स्पेस है वहां फ्रिज होना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में स्टैटिक एनर्जी स्पार्क होती है। वो स्टैटिक एनर्जी स्पार्क जो होती है वो बेसिकली जब आपका थर्मोस्टेट का खुलता है और बंद होता है तो उसमें एक स्टैटिक एनर्जी स्पार्क होती है। वो स्टैटिक एनर्जी स्पार्क अगर गैस गलती से खुला रह गया या गैस को आपने सिम पे डाला और गैस बंद हो गई तो उससे आग लग जाती। तीसरी चौथी चीजें जो इंडस्ट्रीज में भी जो देखा गया है, जनरली ओवरलोड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, शॉप्स, इनमें आम तौर पे ओवरलोड के कारण से एमसीबी को भी आग क्रॉस कर जाता है। अगर हमने रेगुलर इन चीजों पे चेक नहीं रखा और ट्रेनिंग का इंतजाम रेगुलर नहीं हुआ, ट्रेनिंग रेगुलरली नहीं की गई, तो होता क्या है, जो किसी को आग बुझाने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और कॉन्फिडेंस नहीं होना, भरोसा अगर नहीं होगा तो वह आदमी उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल भी नहीं करेगा। अगर इस्तेमाल नहीं करेगा तो जो इक्विपमेंट फर्स्ट एड के लिए भी है, वो भी अगर इस्तेमाल नहीं हुआ तो आग फैल जाएगी। और फैलने के बाद आग से नुकसान की कोई अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है, जो कितना नुकसान हो जाए, राइट। तो ये चीजें जो है सबसे ज्यादा इसमें जरूरत होती है, जो आपके पास जरूरत के मुताबिक इक्विपमेंट होना चाहिए। इक्विपमेंट होने के बाद इक्विपमेंट की मेंटेनेंस होनी चाहिए। उसके बाद इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और वो ट्रेनिंग रेगुलर हो ताकि सबको कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि आग रोज नहीं लगेगी, कभी लगेगी। और ये कॉमन है बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह। और इसके साथ ही हम लोगों को इवैक्यूएशन के लिए आदमी, सबसे पहला जरूरत क्या है, जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन लाइफ्स, उसको वो बचाना है। ह्यूमन लाइफ तभी बचेगा जब आप इस सोच से चलेंगे, जो प्रॉपर्टी का वैल्यू किसी भी ह्यूमन लाइफ से, किसी भी स्तर का आदमी हो, उसका लाइफ किसी भी प्रॉपर्टी से ज्यादा महंगा है। और इंडिविजुअल इंसान को बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और उसके लिए हमने अगर इवैक्यूएशन ड्रिल का इस्तेमाल किया, या हमने जहां पे रिकमेंडेड है, जो आपके पास स्टेयर केस के अलावा रैंप्स होने चाहिए, इवैक्यूएशन रैंप्स होने चाहिए। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में
इवैक्यूएशन के लिए रैम्स होनी, बट कई जगह देखा गया है जो रैम से एग्जिस्टिंग ही नहीं है। नॉर्म्स हैं लिखे हुए, इंडियन नॉर्म्स है, वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। फॉलो होने के लिए इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी उतना ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर रही, होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही। बट उन सब को होने से ह्यूमन लाइफ बचाया जा सकता है। और आग लगने पर हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, जो लग गया तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन को हमने बचाना है, राइट? With this, I will hand over to Dr. Upal again for some question answer session. हेलो। या डॉक्टर अपना कर्नल ठाकुर, आपने बहुत ही पॉइंट टच किए कि जो लास्ट पर्सन है जो उस वक्त वहां सीन पे प्रेजेंट है, उसका ट्रेन होना बहुत जरूरी है। सेम ही डॉक्टर अहमद ने भी हमें यही बताया कि ट्रेनिंग पार्ट जो है ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग रन होना चाहिए। सर होता क्या है, यूजुअली हमारे किसी भी जगह पे एक बंदा जो बार बार हम देखते हैं कि बड़े सालों से कोई फायर नहीं लग रहा है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, आपने कार की मेंटेनेंस एसी का बताया कि पाइप्स नहीं हम मेंटेन करते, तो एक लेक्सिटी हमारे मन में आ जाती है कि शायद ये चीजें जरूरी नहीं है, शायद हमारी बिल्डिंग में या हमारे घर में तो आग लग ही नहीं सकती है, या शायद हमारी गाड़ी अगर हम 2 साल उसको नहीं उतना नहीं चला पाते जितने किलोमीटर होते, तो एक और रहता है इसमें कि 1 साल में एक बार तो सर्विस जरूर कराएं। तो क्या हम सर मैं डॉक्टर अहमद से पूछना चाहूंगा और कि इसके लिए क्या हम एक चेकलिस्ट हमें घरों पे, बिल्डिंग्स में, मल्टी स्टोरीज में, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में एक चेकलिस्ट तो बनानी चाहिए। नंबर 1, वो चेकलिस्ट हमें कैसे फॉलो करना चाहिए? और नंबर 2, जो आपने बताया कि लास्ट पर्सन को जो ट्रेनिंग दी जानी है, एक इंडक्शन ट्रेनिंग नाम की चीज हमारे हमेशा रहती है। किसी भी सर्विसेज में या किसी भी जगह पे कोई नया एम्प्लॉय आता है, उसको एक इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशिंग या फायर सेफ्टी उस इंडक्शन ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए? चाहे हम घर में ही हो, हमारा सर्वेंट ही हो, हमारी मेड ही हो, उसको क्या ये पता होना चाहिए कि हमारा मेन स्विच किधर है इलेक्ट्रिसिटी का, या हमारे घर में फायर एक्सटिंग्विशर है, या गैस लीक होने पे क्या करना चाहिए? तो मैं सबसे पहले चाहूंगा डॉक्टर अहमद से कि हमें ये बताएं कि हम घर में जो ट्रेनिंग है, हमारे जो असिस्टेंट्स हैं या हमारे हॉस्पिटल में, ऑफिस में जो हमारे पियोन लेवल है या हमारे ऑफिसर्स हैं या हमारे क्लरिकल लेवल के सब लोग हैं, उनको सर आप कैसे सजेस्ट करते हैं, उनको कैसे इन्वॉल्व करें हम इस ट्रेनिंग? डॉक्टर अहमद प्लीज। उपल साहब, आपने ये जो सवाल पूछा ये तो बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है, क्योंकि जो आग के बचाव के लिए अगर हमारे पास SOPs नहीं हैं, स्पेशली जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो, मैं ये फिर दोहराऊंगा, स्कूल हों, कॉलेज हों, हॉस्पिटल्स हों, मॉल्स हों, और जो इवन रिलीजियस प्लेसेस जो जिनमें कि ज्यादा लोग जाते हैं, उनमें एक फायर सेफ्टी के लिए SOP होना चाहिए। और जो वहाँ सारे लोग काम करते हैं उनको ट्रेन करना है। मैं आपको ये बताऊं कि हमने माता वैष्णो देवी ट्रस्ट के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की ड्रिल्स, एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया, और आग और वहाँ लैंडस्लाइड से चाहे स्वीपर से लेके जो उनके जितने भी कर्मचारीज हैं उनको ट्रेनिंग, बाज़ाब्ता ट्रेनिंग कराई। इसी तरह हमारे हॉस्पिटल, स्कूल्स में SOPs की ट्रेनिंग करानी है। जो आपने सही कहा कि जो इंडक्शन, जब चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हमारे नर्सेज हों, या कोई भी, या मॉल में सेल्समैन हो, स्कूल में टीचर हों, बच्चे हों, उनको सिखाना है, उनको जानकारी देनी है कि अगर आग लग जाती है हमें क्या करना है। देखिए, ये देखा गया है, जैसे कि इंक्वायरी हुई मुंबई सचिवालय में, फायर एक्सटिंग्विशर्स भी थे, लेकिन कई जगहों पे वो एक्सटिंग्विशर किसी ने चेक नहीं किए थे कि उनकी जो वैलिडिटी, जो एक्सपायरी, वो ठीक थी कि नहीं थी। और कई लोगों को तो फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना भी नहीं आता, इसलिए हमें बाज़ाब्ता तौर पे इसको चलाने की ट्रेनिंग करनी है।
अब क्योंकि ये जो सेफ्टी का जो मकसद है कि लोगों को बचाया जाए, और इसी तरह जो आपने बोला अपने घरों में, जो ठाकुर साहब ने भी कहा कि इलेक्ट्रिक ऑडिट्स करने हैं, फ्रिज कैसे रखना है। अब कई एक्सीडेंट्स आग की वजह से होते हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि गाड़ियां, आजकल जो गाड़ियां आती है उनमें जो ऑटो लॉक सिस्टम है उसमें आग लग जाती है, आदमी गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल सकता है, तो जल के वो वहीं खत्म हो जाता है। और कारण क्या है? जब उसका जो, जैसी इन्होंने एसी का बताया या इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो वायर सिस्टम है वो ठीक नहीं है। और एक इसमें जो हमें एक केयरलेसनेस नहीं लेनी है। मैं ये बताऊं कि हॉस्पिटल्स में बिहार गवर्नमेंट ने, मैं बताऊं कि जितने भी सारे हॉस्पिटल्स की एक ड्रिल बनाई, और कई स्टेट्स में भी अब ये हो रहा है, जितने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सरकारी दफ्तर हैं, उनमें फायर सेफ्टी ऑडिट की जरूरत है और लोगों को ट्रेनिंग कराने की जरूरत है। डॉक्टर अहमद, आपने बहुत अच्छा टच किया। मैं कर्नल ठाकुर से जस्ट 1-2 मिनट में ही उनसे एक सवाल लूंगा कि इसकी जो ट्रेनिंग आप जैसे करवाते हैं और करवाते रहे हैं, ड्रिल्स जैसे मॉक ड्रिल जो है वो कितना मैंडेटरी होना चाहिए? क्या उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए हर 3 महीने में या 6 महीने में एक बार? इस तरह की बिल्डिंग्स में या फोर्सेज में या अपने कैडेट्स में आप क्या रिकमेंड करेंगे? 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में एक बार मॉक ड्रिल कैसे करना है? सर 2 मिनट में ही बताना पड़ेगा। देखिए, मॉक ड्रिल जो है, मॉक ड्रिल का सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए, जो ये पूरा सरप्राइज में होना चाहिए, विदाउट इंफॉर्मेशन, किसी को इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वन और पर्सन जो कंडक्ट करा रहे हैं, या जो सीईओ हैं, या एक एचआर मैनेजर, या एक दो आदमी को होना चाहिए। और मॉक ड्रिल का बेसिक मकसद है, जो इवैक्यूएशन ड्रिल मॉक ड्रिल के दौरान प्रैक्टिस होता है, तो इसलिए एंड इट रिकमेंडेड सबसे अच्छा सिस्टम ये है जो वंस इन 3 मंथ्स, ये रिकमेंडेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट वो वंस इन 3 मंथ्स होने में होता क्या है, जो एचआर डिपार्टमेंट चाहता है जो होना चाहिए, जो सीईओज हैं वो चाहते हैं जो होना चाहिए, बट प्रोडक्शन और जो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग, वो इस बात को, कुछ तो डिले होगा, कुछ तो लोग बाहर निकलेंगे, कुछ टाइम तो वेस्ट होगा, बट वो टाइम जो वेस्ट होगा वो फ्यूचर के लिए बहुत ही ब्राइट होगा। सो राइट वो सोच समझ के वो वंस इन 3 मंथ्स तो होना ही चाहिए। राइट सर, राइट। डॉक्टर वीना सिंह का आगे क्वेश्चन है। डॉक्टर वीना प्लीज। तो सर, मुजफ्फर अहमद सर और कर्नल धर्मेंद्र सर ने बहुत सारी अच्छी जानकारियां हमें दी कि किस तरह के ये फायर डिजास्टर्स हो सकते हैं, कौन से जगह वल्नरेबल होते हैं और कैसे हमें सेफ्टी रूल्स को हमेशा फॉलो करना है। ट्रेनिंग जो है वो पीरियोडिक होनी चाहिए। तो जो कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो आप सभी दर्शकों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें हर क्षण सावधान रहना है, चाहे वो हमारी गाड़ी हो या चाहे हमारा घर हो। तो अब जब ऐसी दुर्घटनाएं घट जाती हैं अगलगी की, तो इमीडिएट तो ये होता है कि बिल्कुल सारे लोग एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बिल्डिंग में आग को बुझाया जाता है और लोगों को, फंसे हुए जो लोग होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। तो मौके पर हम क्या कर सकते हैं? सीन पर ऐसा कुछ फर्स्ट एड या बेसिक मैनेजमेंट जिनसे जो मरीज होते हैं उनकी जाने कम से कम गंवानी पड़े और उनका जो जला हुआ भाग होता है उसका एरिया या गहराई कम से कम रहे। इसके लिए मैं अपने नाबी के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव उपल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा फर्स्ट एड और बेसिक मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स जो होता है, जो हम सीन पर संभव है कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दें। मैं बस 2-3 मिनट में ही आपका थोड़ा ध्यान लूंगा इस तरफ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, एक बात हमें समझना है इसमें, जब हम ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट एड दिया जाए, और आपने बात करी कि कौन से पेशेंट वहां पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कौन से घर जा सकते हैं, किनको हॉस्पिटल में जाना है। तो एक स्किन है, अगर आप देखें स्किन में दो मेन लेयर है, एपिडर्मिस और डर्मिस होता है। जो ज्यादातर डर्मिस होता है और एपिडर्मिस जो ऊपर की लेयर होती है। तो जैसे हम सन बर्न कहते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं, हल्का बर्न, जो कभी हमें ज्यादा टाइम हम धूप में रहे रेडनेस आ जाती है,
या हल्का सा गर्म पानी हमारे शरीर पे गिर जाता है तो रेडनेस हो जाती है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना होता। उसमें अगर इस तरह के बर्न्स लोग बाहर निकल रहे हैं उस सीन से, जले हुए सीन से, तो अगर वो रेडनेस है सिर्फ और कोई उसमें छोटे मोटे कोई अगर ब्लिस्टर्स हैं और बाकी कोई जख्म ज्यादा नहीं है, ब्लैकनेस नहीं है, पेनफुल बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनको हमें सिर्फ एक क्लीन करना है। तो पानी से भी हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये लेयर है एपिडर्मिस, ये अगर निकल भी जाती है उस वक्त तो ये दोबारा फटाफट आ जाती है। जबकि जो डीप बर्न होते हैं, सेकंड डिग्री जिसको बोलते हैं, उसमें फोले या ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, उसमें भी इनिशियली हमें कूल डाउन तो करना है स्किन को। अगर हम कूल करते हैं, आप ये समझ लीजिए रनिंग वाटर डालते हैं, तो ये हिस्सा जब सरफेस पे टेम्परेचर अगर हमारे 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 70 डिग्री, अपना 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, कूलिंग से वो करीब करीब हमारी बॉडी टेम्परेचर पे आ जाएगा और उसकी डेप्थ जो है जलने की कम हो जाएगी। तो कूलिंग हमें हमेशा 15 से 20 मिनट के लिए पानी जरूर डालना है उस पर। तो सबसे पहले रहता है कि रिमूव द पर्सन फ्रॉम द सोर्स ऑफ द बर्न। ये सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जलने का बढ़ता रहता है, जलने का जो एरिया बढ़ता है, उसके बाद जो गैसेस वहां इकट्ठी हुई हैं उससे इनहेलेशन बर्न्स हो जाता है, और इनहेलेशन बर्न्स में जो हमारे लंग्स हैं उनको इफेक्ट होता है और ओवरऑल जो बाद में रिकवरी काफी डिफिकल्ट हो जाती है। तो एक तरह से उसको उठा के एक सेफ प्लेस पे लेके जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल करंट है तो हमें अपनी सेफ्टी सबसे पहले देखनी है, हमारे शूज डाले हों और लकड़ी का कोई नॉन कंडक्टिव मटेरियल का हमारे पास डंडा हो, जिससे हम तार, अगर कोई बिजली की तार उस व्यक्ति के पास है तो उसको निकाला जा सके। ऐसा ना हो कि वो भी करंट से बर्न हो रहा है और हम भी उसको इमोशनली पकड़े और हम भी पकड़े जाए। अगर वो हम सबसे पहले हमने उसको झटका के पूछना है, हाँ भाई कैसे हो आप। अगर वो जवाब दे देता है तो थोड़ा इसका मतलब सेफ है। अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है, वो बोल नहीं रहा और हम देखते हैं नाक के पास अपनी उंगली रख के देखते हैं, अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है तो हमें माउथ टू माउथ रिससिटेशन उसको देना पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि हम इस तरह के चीजों में ट्रेन नहीं है बेसिक लाइफ सपोर्ट में। तो हम थोड़ा उसका ये करना ऐसा होता है कि अपने उंगलियों से उसका नीचे का जबड़ा थोड़ा पकड़ना रहता है, ताकि जो उसकी जीभ है अंदर गिरे नहीं, और फिर कोई भी रुमाल या कुछ रख के उसके मुंह पे हमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है। एक सांस हम आप लें, फिर एक सांस उसको दें, और उसके साथ ही अगर दिल भी नहीं धड़क रहा है तो 100 टाइम्स उसका चेस्ट कंप्रेस हमें करना है। और कोई भी जलते हुए क्लोथ्स उसके डाले हुए हैं कैसे, उनको हमें, अगर कोई ब्लैंकेट है या पानी है या कोई रुमाल है, किसी से भी उसको बुझाना है, उसको बर्निंग प्रोसेस हमें स्टॉप करना है। और कोई भी हमें क्रीम या ऑइंटमेंट्स या नहीं लगाना उस वक्त। कोई सोचते हैं टूथपेस्ट लगा दें, इंक लगा दें, हलवा बना के लगा दें, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इससे जो डॉक्टर देखेंगे उनको ट्रीटमेंट करने में डिफिकल्टी होगी। तो एक छोटा सा मैसेज है ऑन साइट के लिए, कूल दी पार्ट। अगर कोई जल गया है और हम सोचते हैं कि वो माइनर है या सेकेंड डिग्री तक है, उसको हमें कूल करना है रनिंग वाटर में 15 से 20 मिनट के लिए। एक सिंपल डिक्टम है, कूल दी एरिया टिल पेन सबसाइड्स, जब तक पेन खत्म हो जाए। उसके बाद हमें कवर करना है उसको। अगर हमारे पास कोई फर्स्ट एड किट है, कोई सिल्वर एक्स क्रीम है या सिल्वर क्रीम है या कोई एंटीबायोटिक क्रीम है, वो लगा के उस पर हमें स्टराइल ड्रेसिंग करनी है। अगर नहीं है तो कोई भी हम घर में धोआ हुआ कपड़ा, चादर वगैरह, टॉवल कुछ भी लेके, टॉवल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, उसके फाइबर वुंड्स पे लग जाते हैं, उसको साफ चादर लेके उसमें उसे लपेटना चाहिए। और अगर हमें लग रहा है कि ये बर्न ज्यादा लग रहे हैं हमें, तो एकदम से इमरजेंसी कॉल करनी चाहिए, हेल्प के लिए जरूर कॉल करना चाहिए। हो ना हो तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को या जो भी पास पड़े हैं उनको बुलाना चाहिए और पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। तो ये जो एक छोटा सा फर्स्ट एड हमें करना चाहिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। रनिंग वाटर से उस पार्ट को रनिंग वाटर में रखना चाहिए 10 से 15 मिनट के लिए। कोई अगर आपके पास अगर वो स्टिल बर्निंग है कोई कपड़ों में, उसको बुझाना चाहिए। पेशेंट को या उस व्यक्ति को उस सीन से दूर ले जाना चाहिए, ताकि वो हीट में और जले नहीं और गैसेस जो हैं वो उसके लंग्स को जाके खराब ना करें। और उसके बाद उसको साफ किसी कपड़े में लपेट देना चाहिए। जो शरीर को हमने कूल किया है उसको फिर से लपेटना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं तो बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त हमें उसको ब्लैंकेट में या किसी चीज में, शीट के ऊपर से उसको लपेटना चाहिए, ताकि जब तक हॉस्पिटल पहुंचे उसका बॉडी टेम्परेचर लो ना हो और करीब करीब 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा है उसके आसपास। तो
ये छोटे से, और कोई भी गलत चीज, हलवा, स्याही, कुछ ऐसा कूलिंग एजेंट ना लगाएं जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आए। तो अगर ये फर्स्ट एड हम कर सकते हैं, और अगर हम थोड़ा बेसिक लाइफ सपोर्ट जानते हैं, हम चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। तो मैं चाहूंगा इतना ही हम अगर कर लें ऑन सीन, बहुत अच्छा है। डॉक्टर वीना। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है हमारे दर्शकों को, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बार बार ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हमारे घर में बर्न के एक्सीडेंट्स हों या किसी पब्लिक वाली जगह पे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस या सिनेमा हॉल्स में, या कभी इस तरह की आपदा आ जाए, तो एटलीस्ट जो बर्न का मैनेजमेंट होता है, जिसमें कि हम एरिया को ठंडा रखते हैं, एरिया को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, पेशेंट को गर्म रखते हैं और तुरंत उसको हॉस्पिटल हेल्प, मेडिकल हेल्प के लिए पहुंचाते हैं। ये 2-3 चीजें बहुत बहुत जरूरी है। और अगर आपको दर्शकों को किसी तरह का बेसिक जो लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग होती है, किन्हीं का लिया हो और जिनको मालूम हो कि सीपीआर, चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना होता है, बंद जगह में जो बर्न्स के पेशेंट्स होते हैं उनको तुरंत सांस की जरूरत होती है, तो ये सबसे उस टाइम पर होने वाली जो क्षति होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो अब मैं पूछना चाहूंगी मुजफ्फर अहमद सर से या कर्नल धर्मेंद्र सर से कि अगर वो लोग इस प्रोग्राम में कुछ और ऐड करना चाहें, और फिर हमारा प्रोग्राम एंड की तरफ चलेगा। या 2 सेंटेंसेस, 2 वर्ड बोलना चाहूंगा। जो प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर है, और सबको ये दिमाग में रहना चाहिए। सेफ्टी, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सेफ्टी का नॉर्म्स है हेलमेट इन हैंड, और उस नॉर्म्स से सोच अलग करना है। जो सेफ्टी इज लाइफ, अगर लाइफ है तो सब सेफ है, और उसके लिए हेलमेट इन हैंड को का जो मेंटालिटी है उसको बदलना बहुत जरूरी है। थैंक यू। मुजफ्फर अहमद सर, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें तो। देखिए, हमें सरकार ने भी, चाहे वो इंडस्ट्रीज के लिए जो मुख्तलिफ कवानीन है, फैक्ट्रीज एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, और हमें हॉस्पिटल्स के लिए भी, स्कूलों के लिए भी डायरेक्शंस हैं कि फायर सेफ्टी के लिए क्या करना है। हमें पता है कि आग की वजह से जो मृत्यु या लोगों को इंजरीज हो जाती हैं उनसे बचाया जा सकता है अगर लोग उसके लिए तैयार रहें। और जो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि फर्स्ट एड, मैं ये कहूँगा कि जितने चाहे कि हमारे आजकल जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, वहाँ जो हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनको करना चाहिए। उनको एक ट्रेनिंग का रेगुलर, सारे जो भी उसमें रहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर जो बताया है कि सिमुलेशन या मॉक ड्रिल्स करनी चाहिए, ताकि लोगों को जानकारी हो कि आग लग सकती है। हमें बचाव के लिए तो बचाना तो है, लेकिन अगर आग लग गई हम कैसे लोगों को बचा लें, मैं यही कहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आज के अपने अतिथियों डॉक्टर मुजफ्फर अहमद सर जो जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कर्नल धर्मेंद्र ठाकुर सर जो ऑलमोस्ट नेपाल के बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, उन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और नाबी के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव उपल सर का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और जैसा कि बार बार आप लोग सारे दर्शकों को ये बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग प्रॉपर रहनी चाहिए प्रिवेंशन के लिए, और कभी भी सरकार की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से ये ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज हो तो इसमें जरूर भाग लें और बाकियों को भी इनकरेज करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले महीने के तीसरे रविवार को 12 से 1 बजे नाबी के फेसबुक पेज पर हम फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार।